तो सारे बच्चे अपने नोट्स निकाल लेंगे। नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। सीधा हम कंपनी अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं। आप सब बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, वेन एवर वी डू दी अकाउंटिंग वी हैव टू थिंक फ्रॉम दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप कंपनी के अकाउंटेंट हो तो आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीधा कंपनी का मतलब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। और अगर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करें, सेक्शन 220 ने क्या डेफिनेशन दी है, कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है अंडर इस वाले एक्ट में या फिर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को क्यों बोला गया है, क्योंकि कंपनी अपने नाम से वो सारे काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। कंपनी कैन बी शूड एंड कंपनी भी किसी के खिलाफ केस भी फाइल कर सकती है ना। क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी बातों से क्रिएट नहीं होती है। सेपरेट एंटिटी मतलब कंपनी अलग है और इसके मेंबर्स, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो सब क्या है, अलग है। जब ये डेफिनेशन पर हम इसलिए इतने ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन क्या करती है, फीचर्स को भी ऑटोमेटिकली क्या करती है, कवर करके चलती है। समझ में आया नहीं है? आप इन वाले नोट्स के साथ साथ टी.एस. ग्रेवाल बुक भी अपने साथ रख सकते हो, उसमें आपकी चीज़ें साथ के साथ और भी थोड़ा गो थ्रू करना है, वो भी मैनेज हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी शैल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। कंपनी इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट विद द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी। बात समझ में आई या नहीं है? अब आपसे वो क्वेश्चन दे देगा कि कंपनी इज नॉट गोइंग टू डिफाइन, कंपनी इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट बाय ल्यूनेसी, तो बताइए यहाँ पर कौन सा फीचर आ रहा है? नीचे 3-4 फीचर दे देगा और आपको निशान लगाना पड़ेगा। समझ आया नहीं है? एंड कॉमन सील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? कॉमन सील का मतलब होता है कि भैया जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर क्या लगाना, स्टैंप लगाना, ठीक है। यही वाले जब आप जाकर देखोगे तो यू विल फाइंड फीचर्स, आप अपने बुक में देखोगे पेज नंबर 9.2 के अंदर देखने को मिलेगा। तो इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कभी भी बातों से क्रिएट नहीं होती है। निशान लगाते रहो भाई साहब, निशान, किताब भी खोलते रहो, निशान लगते रहने से, पेन लेके, मैंने पढ़ लिया है, ठीक है ना, वरना किताब हमेशा जिंदगी भर प्लेन पड़ी रहेगी तुम्हारी। हाँ, चाहे तुम्हें 10 बार करा दो। फिर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड, कंपनी बातों से क्रिएट नहीं होगी। समझ में आया ना? यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ लॉ। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है और इसके जो मेंबर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो सब अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी के पास हमारी तरह, कंपनी के पास हमारी तरह वोटिंग राइट नहीं है, कंपनी के पास कोई वो नहीं होता, पासपोर्ट नहीं होता, कंपनी का आधार कार्ड नहीं होता, बट आर्टिफिशियल है क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, सेल, परचेज, बैंक अकाउंट, कंपनी का अपना पैन नंबर हो सकता है। समझ आया? तो आर्टिफिशियल, देखो यही सारी बातें लिखी, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, शू और बी शूड। तो ये वाला पॉइंट दे देगा, फिर बोले इसको कनेक्ट करवाएगा, बताओ कि अब ये जो फीचर है ये किससे रिलेट कर रहा है, तो आप बताओगे आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी एज ए परपेचुअल सक्सेशन, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय, अंडरलाइन कर लो, डेथ, ल्यूनेसी, बैंकरप्सी और इट्स मेंबर। ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता रखा, बस आज एक फाइनल टच दिया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन, कंपनी बंद भी कैसे होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी आई थी कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। बंद भी कैसे होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? मोस्ट ऑफ द कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं खाली उसी अमाउंट को पे करने के लिए लायबल है जितने के उन्होंने शेयर सब्सक्राइब करे हैं या फिर गारंटी दी है। समझ में आया नहीं है? हाँ, एक अनलिमिटेड कंपनी होती है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर को जितना उसने मतलब अनलिमिटेड पैसा देना पड़ सकता है। समझ में आया नहीं है? लिखा भी हुआ है। हाउएवर इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड कंपनीज, लायबिलिटीज क्या है मेरे बच्चों? अनलिमिटेड है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आपसे बोलेगा एमसीक्यू में क्या हर एक कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है? वैसे मोस्टली की होती है, बस एक ही ऐसी कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। अरे बोलो भाई, ठीक है ना। वो बात अलग है, कोई बनाता नहीं है, थियोरेटिकली एग्जिस्ट करते, कोई क्यों ही बनाएगा अनलिमिटेड कंपनी, और शेयर होल्डर पागल है कि पैसे लगाएंगे अनलिमिटेड कंपनी में। ट्रांसफरेबिलिटी बाय शेयर, बिल्कुल सर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट कौन सी कंपनी के? पब्लिक कंपनी के। अभी हम डिस्कस करेंगे, दो तरीके की कंपनी होती है, मेरी तरफ देखेंगे, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? विच कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, एंड पब्लिक कंपनी क्या होती है? विच कैन रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है।
मैनेजमेंट एंड ओनरशिप बिल्कुल डिफरेंट है। मैनेजमेंट जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, उनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को चुनते हैं, तो अलग होता है। ज़रूरी नहीं है जो ओनर्स है वही क्या रहे, मैनेजमेंट रहे। कॉमन सील, यस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज की क्या रहते हैं बच्चों बताओ, एक स्टैंप रहती है जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर एफिक्स की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, कॉमन सील। समझ में आई बात या नहीं है? इसके बाद अगर हम अपने नोट्स में चलते हैं, कोई व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है, तो पहले प्रोप्राइटरशिप है, फिर पार्टनरशिप। कंपनी सब बच्चों को पता है भाई, प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप पे जाने का हमारा जिस बंदे के दिमाग में एक्सपेंशन चलती रहेगी वो हमेशा अपनी ग्रोथ करने की कोशिश। और दूसरा बेनिफिट क्या चाहिए होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरे बच्चों, क्या है नेगेटिव पॉइंट, अनलिमिटेड। कल को बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस घाटे में चला गया, बिजनेस लॉस में चला गया, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बच्चों रिवीजन ऐसे ही होती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? इतना हो गया है। अच्छा, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप कंपनी का डिफरेंस है, इसको खुद देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो पहले भी हम शेयर वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आपकी बुक में आएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल का मतलब होता है इट इज द अमाउंट रेज बाय कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर। भाई जब हम अभी तक देख लीजिए, आपको सीधा सा बात ध्यान रखनी है, हम पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो जनरल पब्लिक से क्या कर सकती है, पैसा रेज कर। और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। बात आई समझ या नहीं? अब मैं एक पब्लिक कंपनी हूँ तो मुझे पैसा चाहिए, तो मैं जो आपसे पैसा रेज करूंगा बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो द अमाउंट रेज बाय द कंपनी बाय फ्रॉम जनरल पब्लिक, कोई भी जनरल पब्लिक में कोई भी आ सकता है, कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई पर्सन, कुछ भी आ सकता है। बाय इशू शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। मान लीजिए हम 5 करोड़ रुपए चाहिए, हमें संजय क्लासेस को 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, वही एग्जांपल ध्यान रखेंगे। शेयर, तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि 5 करोड़ रुपए मुझे कोई भी नहीं देने वाला है, बोलो यार। तो 5 करोड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिया था। तो जो कंपनी की शेयर कैपिटल है इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स हैविंग अ फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू। सच स्मॉल यूनिट्स ऑफ शेयर कैपिटल आर नोन एज शेयर। जैसे कि हमारे संजय क्लासेस की हमने बोला सर जी आप एस जे एजुकेशन लिमिटेड बनाने वाले हो, और हमने कहा था कि यार इसको किस में डिवाइड कर दिया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोड़ डिवाइड बाय 100, 5 लाख शेयर। अरे बात समझ में आ गई? शेयर का मतलब था अंश, अंश का मतलब था टुकड़ा, यानी कि आपके कैपिटल में आपको एक हिस्सा मिल गया। ठीक है मेरे दोस्तों? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल? देखो, तो अपने नोट्स पढ़ते हैं तो मजा ही कुछ अलग रहता है, सारी चीज़ें लिखी रहती है, अरेंज रहता है, हमें पता है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो बताइए शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर 2 कैपिटल आ जाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच ए कंपनी कैन रेज। जब कंपनी अपना बनाती है, जब कंपनी अपने आप को फॉर्म करती है, तो उसको डिसाइड करना होता है कि उसको अपनी मैक्सिमम कैपिटल कितनी रखनी होती है, दैट इज नोन एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इशूड शेयर कैपिटल, किसकी बात करते हैं हम? इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी। हेलो, आ रहा हूँ गुरुजी, आप घर ही चलो, मैं घर पे आता हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। तो भाई सिंपल सा फंडा है, ऑथराइज का मैक्सिमम कैपिटल, इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। जितनी हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल रखनी होती है उसी के हिसाब से हमें आरओसी को फीस देनी पड़ती है। जब हम कंपनी बनाते हैं तो देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, आपको पता हो, जब हमें कंपनी बनानी होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें आरओसी को लिख कर देना पड़ता है। उसके अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लोज रहता है, कैपिटल क्लोज रखना होता है, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन क्लोज रहता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो, लिमिटेड लायबिलिटी वाला क्लोज है जिसको हम कैपिटल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज रखना होता है कि भाई हमें कंपनी का बिजनेस कैसा रहेगा, कोई इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। नेम क्लोज रहता है कि आपको कंपनी का नाम क्या रखना है, कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरी किसी कंपनी से कॉन्ट्राडिक्ट करे। कैपिटल क्लोज आपको डिसाइड करना होता है कितनी कैपिटल रखनी है, तो जितनी आप क्या बोलते हैं जितनी आप कैपिटल फिक्स करोगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल फिक्स करोगे, उतनी ही आप उसी के हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को क्या करनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। तो इसीलिए ऑथराइज शेयर कैपिटल एक मैक्सिमम कैपिटल होती है जो एक कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है, क्या इशू करके, शेयर इशू। अरे बोलो यार,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने एक बार ऑथराइज शेयर कैपिटल रख दी मतलब फिक्स कर दी तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते, बाद में हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, वो कंपनी लॉ की बातें आ जाती हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल? इशूड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? ऑथराइज। अब मान लो मैं एक 5 करोड़, घर पे ही है क्या? गुरुजी आ रहे हैं, एक बारी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ओके। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 5 करोड़ की कैपिटल है, अरे बोलो यार, 5 लाख शेयर है, बट मेरा मन नहीं है अभी 5 लाख शेयर इशू करने का, मेरा मन खाली अभी 1 लाख शेयर इशू करने का है, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ। इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा थ्योरी में भी, एमसीक्यू में पहले बता देता हूँ, या तो ऑथराइज पे या इशू पे या सब्सक्राइब पे, मेरे से लिख के ले लो, आपको पहले बता देता हूँ बच्चों, तो आपसे कंफ्यूज करेगा ऑथराइज क्या है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब्ड क्या है, ऐसा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इशूड क्या होता है, ऑथराइज का एक पार्ट रहता है, पार्ट रहता है कि भाई वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती, समझ में आया? इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। भाई मैं इशू कर रहा हूँ, आप मेरे शेयर खरीद लो, आगे बात समझ। इसके बाद फिर कौन सी कैपिटल आती है? सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल किसका पार्ट है मेरे बच्चों? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? इशूड शेयर कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द, समझ में आया नहीं? और ये 2 तरीके की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। बताइए अब कोई भी 2 कंडीशन थी, किस कैपिटल को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप? बताओ। जब पैसा मिल जाए और बस जब पैसा मिल जाए, साथ में कंपनी सारा पैसा मंगवा भी ले। 2 कंडीशन पूरे। अपनी क्लास में आके बच्चों से पूछ लेना, जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के बारे में भी बता दे, मैं मान जाऊंगा बच्चों को, इन्होंने इसी में कन्फ्यूजन रहते, मीनिंग ही नहीं पता रहेगा, बस उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। 2 तरीके की कैपिटल मिलेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। किसी भी कैपिटल को सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप तब कहेंगे जब वो 2 कंडीशन पूरी कर दे। और 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं बताओ? सारा का सारा कंपनी, एंटायर नॉमिनल वैल्यू, एंटायर फेस वैल्यू, एंटायर इशू हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी। पहली कंडीशन, कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया। दूसरी कंडीशन, शेयर होल्डर ने सारा का सारा पैसा दे दिया। आई बात समझ या नहीं? बहुत अच्छे से बता रखी है। और इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फेल हो जाए तो वो कैपिटल कौन सी बन जाएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। कंपनी ने सारा पैसा मंगाया ही नहीं और शेयर होल्डर ने, या कंपनी ने मंगा लिया सारा। आई बात समझ? और याद करो जब बैलेंस शीट के क्वेश्चन करते थे, हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 शेयर पे क्या हो रहा है, बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो हम क्या करते? 90,000 पे तो सारा मिल गया, अरे बोलो यार, 90,000 पे सारा मंगा भी लिया और सारा मिल भी गया, तो 90,000 तो किसका पार्ट बन गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बाकी 10,000 पे जो नहीं मिला था, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब एंड नॉट। और फिर उसमें कॉल सिनेरियर, फॉर फ्यूचर, री इशू, याद आ रहा है कुछ? उसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो सर, व्हाट डू मीन बाय सर? ये अब मैंने सब कुछ बता दिया, अब ये कुछ ब्लैंक कुछ नहीं है, आगे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर? शेयर कितने तरीके के होते हैं मेरे बच्चों? शेयर होते हैं हमारे पास 2 तरीके के। 2 तरीके को कौन कौन से शेयर है बच्चों बताओ? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर की क्या डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट में? इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं जी? प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन है वो हमें ध्यान रखना है। हाँ वैसे इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है बेटा ना। अगर कोई आपसे पूछ रहा है राम की डेफिनेशन, आपने बोला राम इज नॉट श्याम, अब कोई शाम की डेफिनेशन पूछेगा तो यू कांट से शाम इज नॉट राम। समझ में आई बात नहीं है? वरना तो जिंदगी भर ऐसी डेफिनेशन चलती रहेगी। इसका मतलब आपको शाम को जानना जरूरी है। समझ में आया? अब इक्विटी शेयर की डेफिनेशन दे दी, इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। दैट सिंपली मीन्स वी हैव टू लर्न व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर द होल्डर ऑफ विच कैरीज 2 मेन राइट्स। और 2 मेन राइट्स कौन कौन से है? फर्स्ट राइट होता है राइट ऑफ गेटिंग डिविडेंड, दे विल गेट डिविडेंड फर्स्ट बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकंड राइट क्या होता है उनके पास? कल को कंपनी लिक्विडेट होगी, कल को कंपनी क्या होगी? लिक्विडेट होगी। तो मेरे बच्चों पहले पैसा किनको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है, उनका डिविडेंड फ्लक्चुएट करता रहता है। कल को कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो उन्हें क्या मिलेगा? ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये एक फाइनल टच है, बार बार मत सोचना कि बार बार ये सब कराते रहूंगा। अभी लास्ट टाइम है बेटा। लिख रखा है जी राइट डिफरेंस लिख रखे है बच्चे ने, कह रहा है जी डिफरेंस बता दो। डिविडेंड राइट टू डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर। अच्छा
अरे क्या है ये, इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, बिल्कुल सही बात। अगर आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना ही देना पड़ेगा। मेरे बच्चों ये पेज नंबर 9.9 पर भी है टीएस ग्रेवाल के अंदर, डिविडेंड मे और मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर इफ इट इज पेड ऑन। बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया तो आप इक्विटी को दोगे ही दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर 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 आप इक्विटी को दे रहे हो तो प्रेफरेंस को देना ही पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहता है, फिक्स, और इक्विटी में कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बार बार डिसाइड करते हैं और मीटिंग में फाइनली प्रपोज कराते हैं, किनसे, शेयर होल्डर से ना। अच्छा जी, रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर के लिए जब हम वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिडम्पशन। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हम पैसा वापस करते हैं तो वी विल यूज द वर्ड रिडम्पशन, बट अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करते हैं तो वी विल यूज द वर्ड बायबैक। और अगर हम इसको कैश फ्लो से कनेक्ट कर दें तो मेरे बच्चों, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग। बायबैक किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग। शेयर इशू करना किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग। शेयर इशू करते हैं तो पैसे आते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है तो फाइनेंसिंग। और जिनके समझ में ना है वो भी यस सर करते रहेंगे, ठीक है। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन, बताओ स्पेशल केस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास हर किसी में वोटिंग राइट्स नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है ऑल केसेस में। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये तो आपको पहले से पता है कि पहले पैसा किसका वापस करना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा पहले वापस नहीं होता है। अच्छा जी, कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, बट मेरे बच्चों इक्विटी शेयर्स को कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। बोलो हाँ है ना। डिविडेंड पे करना किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मजा आएगा, यहाँ से हम कनेक्ट करके चलेंगे। समझ में आया, कुछ नहीं है बोलो, तो ये फायदा होता है। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें सब कुछ आता है, नहीं। जब भी आप किसी टीचर के पास जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। सर थ्योरी व्योरी की कहानी खत्म हो गई तो न्यूमेरिकल बता दो। यस बच्चों, मैं सोच रहा हूँ आपको एक लगे हाथ ये 3 चीज़ भी बता दूँ। आपकी बुक में डिफरेंसेस गिवन है, आप आ जाइए पेज नंबर 9.5 पर, टीएस ग्रेवाल, ठीक है मेरे बच्चों। तो पेज नंबर 9.5 पर आपको दिख जाएगा 3 तरीके की कंपनी होती है, एक ओपीसी होती है, और एक कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, और एक कौन सी कंपनी होती है बच्चों, पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं, बताइए सर देखो ओपीसी भी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है, समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो यार। तो ओपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 रहते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, और मैक्सिमम का आप सही बच्चों को पता है कितने हो सकते हैं, 200। अरे बोलो यार। एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय मेंबर को हटाकर 200 मेंबर हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने हो सकते हैं, 7, और मैक्सिमम की मेरे बच्चों कोई भी लिमिट नहीं है। समझ में आ गई बात या नहीं आई जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है जी बात। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ओपीसी में तो हम क्या ही शेयर ट्रांसफर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो कंपनी जो है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, इस पर थोड़ा बहुत निशान लगा लो बेटे, ठीक है। और बताइए पब्लिक कंपनी के किताब नहीं लाए, ओहो हो सर। अगर हम बात करते हैं पब्लिक, सर हमें तो पता ही नहीं था किताब भी लेके आनी है यार, क्या बताऊँ सर, तुमने फ़ोन करके नहीं बताया। बताओ पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स क्या होते हैं, इजीली ट्रांसफर। तुम लाया बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया। पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, हाउ एवर शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज आर रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हाँ, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, देखो लिस्टेड कंपनी वो होती है जो जिसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करा रखा, लिस्ट करा, तो उसके तो शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके कहाँ से फिर ट्रांसफर होंगे, उसके तो शेयर मतलब बिकना ही मुश्किल है, क्योंकि वही वाली बात है। जैसा उसका एओए क्या आएगा, व्हाट इज एओए, एओए होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। सर आपने पहले तो कभी नहीं बताया इतना। प्रोस्पेक्टस बताइए, ओपीसी में प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल नहीं होता है, और यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पैसा जनरली वहीं से रेज करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर। यहाँ पर अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टस तो इशू करना ही करना पड़ेगा। अरे बोलो बच्चों। फोर्थ अगर हम बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बताइए सब्सक्रिप्शन, शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सर ये बात तो आपने सबसे पहले बताई थी, सबसे पहले तो हमने यही वाली बात डिस्कस करी है। बोलो हाँ है ना। हम कहते हैं अरे प्राइवेट कंपनी तो कहीं से पैसा रेज ही नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी कहाँ से पैसा रेज करती है,
अपने नॉन पर्सन से, बोलो। Yes, तो यही बात लिखी हुई है, शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, पब्लिक को ऑफर नहीं किए जा सकते फॉर सब्सक्रिप्शन, और शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यस ओपीसी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेगा, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी। प्राइवेट कंपनी अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी, बट पब्लिक कंपनी का टेबल एफ, इसको ध्यान रख लेना, हो सकता है 1 नंबर में ये पूछ ले कि भाई पब्लिक कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन सी टेबल में आता है, ई दे देगा, एफ दे देगा, तो फिर आप एफ ही कर देना, एफ से आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। अल्टरनेटिवली इट कैन हैव इट्स ओन एस आर्टिकल ऑफ एसो, चाहे तो अपने ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बना सकती है टेबल एफ में थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह करके, ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर बताइए सर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओपीसी में 1 होता है और मैक्सिमम तो बच्चों 15 ही रहते हैं हर किसी कंपनी में, तीनों में क्या रहते हैं 15। जरूरी नहीं है कि ओपीसी में 1 ही मेंबर है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर भी 1 ही रहेगा, अरे बोलो यार, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर शेयर में भी अलॉटेड डायरेक्टर जैसे चाहें, अभी वहाँ तो एक ही व्यक्ति किसको शेयर अलॉट करोगे तुम ओपीसी में, तो प्राइवेट कंपनी में तो फिर भी 2 से 200 तक है, तो डायरेक्टर की अपनी मर्जी है, जैसे वो चाहें वो शेयर अलॉट कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी में तो आप सब बच्चों को पता है कि मिनिमम 90% की सब्सक्रिप्शन आनी जरूरी है। और बेटा पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स खाली कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स खाली पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, और कोई कंपनी के बस की पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना नहीं है, समझ में आया। नेम, और नेम ओपीसी के नाम के पीछे क्या लगाओगे, ओपीसी, क्या लगाओगे बेटा, ओपीसी। और प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लगाओगे, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे क्या लगाओगे, लिमिटेड। क्या बात है सर, 9 पॉइंट तुमने कवर करा दी, मजा आ गया जी। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर के एंड में मुझे याद दिला देना, प्रमोशन स्टेज होती है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, कमेंसमेंट ऑफ, वैसे आज तक कभी इसमें क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि अकाउंट्स है, हम कोई बिजनेस नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मेरे बच्चों तुम्हारी किस्मत खराब होगी तो आ जाएगा, इसको आप देख लेना, पेज मोड़ लेते हैं। और यहाँ पर ये बात लिखी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट एज पर प्रोविजन ऑफ सेबी की गाइडलाइंस, ये सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। आज जी देखो, इस ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी आ जाता है पेपर में, ध्यान रखना, इसको भी पेज मोड़ लीजिए। थर्ड कंपनी सेक्शन का, कंपनीज एक्ट का 39(1) सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 कहता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट पेबल लोन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट स्पेटेड हैव बीन पेड। जो प्रोस्पेक्टस कह रहा है वो हमें करना पड़ेगा, बट छोड़ो इस चीज़ को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेबी की गाइडलाइंस, सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती है कि भैया कोई भी लिस्टेड कंपनी, कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनीज जो अपना शेयर इशू कर रही है, जो शेयर को जनरल पब्लिक को इशू करना चाहते, मस्ट रिसीव, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ शेयर बिफोर इट्स। अगर उसके पास 90% लोगों की डिमांड नहीं आती है तो वो कंपनी फिर शेयर इशू नहीं कर सकती है, उसके बाद जो पैसा आया उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। समझ में आया। देखो, दस इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर अनलेस 90% ऑफ सम पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर इशूड इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड, शेयर्स को हम अलॉट नहीं कर सकते। और ये देखो, इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो 15 दिन, इसको ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कितने दिनों में पैसा वापस करना पड़ता है, 15 दिनों के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो हमें स्टार्टिंग के प्रारंभिक खर्चे रहते हैं उसको, चाहे इसके अंदर लीगल एक्सपेंस आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस आ जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस आ जाएंगे। समझ में आया नहीं है। और इन सभी एक्सपेंसेस को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व या फिर एसपीएल से। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है मेरे बच्चों। उसके अलावा मैंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सारा सब कुछ थ्योरी वगैरह सब कुछ बता दिया, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब सब कुछ बता दिया। अब हम सारा का सारा खाली क्या करके चलेंगे, न्यूमेरिकल। समझ में आया, ये हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों वीडियो नंबर 2 में, ठीक है। मज़ा आया आप लोगों को? मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।